नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईबीएस की, बात करेंगे इन्वायरमेंट स्टडीज की, बात करेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न पर। मॉक टेस्ट नंबर है आपका 35 है। महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लाजवाब होने वाले इस मॉक टेस्ट में बात करने वाले हैं, और 15 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या, आपकी तैयारी क्या है, ज़रूर आज चेक होने वाली है। अपना जो भी तैयारी है, प्रिपरेशन है, वह चेक कीजिए। इस 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न में आपका कितना स्कोर है। अगर वाकई में आपका 12+ स्कोर है तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण यह मॉक टेस्ट नंबर 35 की बात करेंगे। और इसके पिछले जो है मॉक टेस्ट आप अटेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें। वीडियो को 15 क्वेश्चन अटेंड करें और फिर एंड में जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, फिर आपको प्लेलिस्ट को विजिट करना है। चैनल को विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट के आइकन पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे सारे आपके टेस्ट मिल जाएंगे। जी हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग आपके 1000+ MCQज वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्रश्न यह है, CITES सिटीज किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जर्नलिज्म की से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपका जो सिटीज लिखा है यानी CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है, तो यह पर्यावरण संरक्षण वैश्विक मुद्दे से संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक वैश्विक समझौता कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है, सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, हर एक भाई बहन है गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्र कमेंट करेंगे। अब आपको देखना है दूसरे प्रश्न का जवाब, फीडबैक क्या आना चाहिए। निम्नलिखित पर ध्यान देना है। शाले गैस दी गई है, कोयला तथा मीथेन दिया गया है, सख्त बलुआ पत्थर दिया गया है, और मेथेन हाइड्रेट्स, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से बताना है कि इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं। अपरंपरागत और परंपरागत, ये बहुत ही मैं पिछले काफ़ी सारे मॉक टेस्ट क्लासेज में आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। केवल 1 और 2 है, 2 और 3 है, केवल 4 है, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत आपके शले गैस भी है, कोयला और मीथेन भी है, सख्त बलुआ पत्थर भी है, और मेथेन हाइड्रेट्स, ये चारों जो हैं आपके अपरंपरागत स्रोत कहला जाएंगे। अर्थात हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जी हाँ, जायसवाल सर सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि क्लार्क बी वेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? सभी कमेंट करेंगे। क्लार्क बी वेबिन पुरस्कार की बात कर रहे हैं। वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है, या खेल से संबंधित है? अब आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? सभी कमेंट करेंगे। 15 में से कितना स्कोर है? क्या आपका 12+ स्कोर है? वाकई में ज़रूर चेक करें। जी हाँ, तो क्लार्क वी वेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात कर रहे हैं। वन्य जीव सुरक्षा, जी हाँ, क्लार्क वी वेबिन पुरस्कार वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। यह वन्यजीव सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति को यह क्लार्क वी वेबिन जो पुरस्कार दिया जाता है जो वन्यजीव सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है, जो वन्यजीव सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं उनको क्लार्क वी वेबिन पुरस्कार दिया जाता है। चौथा प्रश्न है, गृहा की बात करेंगे। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें गृहा की बात कर रहे हैं। गृह मानक किससे संबंधित है? जल मानक से संबंधित है, पर्यावरण से है, आर्किटेक्चर से है, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी कमेंट करें, गृह मानक किससे संबंधित है? सभी कमेंट करें, जल मानक, पर्यावरण, या आपका आर्किटेक्चर, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करें। राइट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? हम बात कर रहे हैं दोस्तों, राइट आंसर की बात कर रहे हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा पर्यावरण मानक। जी हाँ, गृह मानक किससे संबंधित है? यह पर्यावरण मानक से संबंधित हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन की बात करेंगे। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब संबंधित प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री, या उपराष्ट्रपति होता है? सभी कमेंट करेंगे। 4 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न।
हो सकता है आपने क्वेश्चन भी अटेंड न किया हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉर्मल सा प्रश्न है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन सभी लोग जानते हैं, पी से शुरू होता है। हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी सांसद होते हैं, सांसद जो है चुनते हैं, किसको चुनते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश पर है, केरल प्रदेश पर है, तमिलनाडु पर है, आंध्र प्रदेश पर है या कर्नाटक राज्य पर है। सभी कमेंट करें, किस राज्य की बात कर रहे हैं, किस प्रदेश की बात कर रहे हैं। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस स्टेट में आता है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। जी हाँ, सभी कमेंट करें। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, देखिए कुछ शब्द होते हैं वहाँ के जो स्थायी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके नाम से जो ये रखे जाते हैं ज़्यादातर, जो भी स्थान या कुछ भी चीज़ें होती हैं। तो हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, केरल की बात करेंगे। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश से संबंधित है, तो ये आपके केरल राज्य या केरल प्रदेश से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर, जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन सही किया है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य यह केरल के पालक्कड़ जिले में है और ये टोटल 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। ऐसी संधि, ऐसी प्रोटोकॉल बताइए दोस्तों जो अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता हो। रोग नहीं, रोक की बात कर रहे हैं, स्टॉप जिसे कहते हैं, स्टॉप्ड कहते हैं ना, रोक लगाना। तो अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है, जिनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा प्रोटोकॉल या संधि जिसमें अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है वह हमारा अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल जो है यह अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। 8वां प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपका रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। जी हाँ, हर एक भाई बहन गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी बात करेंगे। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये सन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आपको पता है 15 प्रश्नों का यह मॉक टेस्ट है और आपको 12 प्लस का स्कोर यहाँ पे करना ही करना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला। इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान। ये दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, इसलिए ये प्रश्नों को रिपीटेड किया जा रहा है। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चलाया गया था। एक ही नाम, एक ही ऑप्शन, आप फर्स्ट की बात करेंगे, इटली की बात कर रहे हैं। इटली में जो है फास्ट फूड विरोधी आंदोलन चलाया गया था। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो फास्ट फूड कहते हैं ना, जो सारी फास्ट फूड तो आप सभी लोग जानते हैं किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो स्वाद तो बहुत अच्छा होता है लेकिन पेट बहुत कम भरता है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इटली ने यहाँ पर, जो इटली आपका देश है, इन्होंने फास्ट फूड निपटने के लिए एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी हम CFC की बात कर रहे हैं। CFC का मुख्य स्रोत वृक्ष होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, दूषित जल होता है, केरोसिन होता है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है। CFC दोस्तों यानी कि ओजोन परत में बात कर रहे हैं, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, CFC का मुख्य स्रोत हमारा रेफ्रिजरेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। जितना हो सके रेफ्रिजरेटर का कम यूज कीजिए, गर्मी है। ठीक है, गांव में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं मटकी का या मटके का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के घड़े का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो सुविधाएं दोस्तों अच्छी होती हैं, लेकिन सुविधाएं भी हमें कल्चर और प्रकृति को दूर कर रही हैं। ठीक है, ये विरोधात्मक कहलाती हैं।
तो इनका कुछ भी खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। जितनी ज़्यादा सुविधाएं होंगी उतना ही ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा था। इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का बहुत नुकसान होता है, ये रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन और बचे हुए हैं क्योंकि यह 15 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट है आपका। निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा। यानी सभी पदार्थों को एक साथ अगर जलाया जाए, प्राकृतिक गैस, केरोसिन, गैसोलीन, प्रोपीन, चारों में से, तो CO2 का जो उत्सर्जन है सबसे ज़्यादा पदार्थ कौन सा करेगा। तो सभी लोग जानते हैं, एक ही नाम आता है। ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, केरोसिन की बात कर रहे हैं। केरोसिन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है। से हम किसकी बात कर रहे हैं, CO2 की बात करेंगे। ठीक है, जो आपको पता है गांव में पहले जब लाइट बिजली जिस गांव में, अब तो लगभग 99% 100% तो नहीं कह सकते, कहीं कहीं अभी भी है, 90% जगह जो गांव में बिजली का पहुंच चुकी है। पहले बिजली नहीं हुआ करती थी तो चिमनी या दीपक जलाया जाता था। ठीक है, चिमनी या दीपक जलाने से क्या होता था, वहाँ पे CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा हुआ करता था। तो यही दिया गया है। केरोसिन मतलब केरोसिन का उपयोग ही करते थे, लालटेन हो गया। ठीक है, या आपका चिमनी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी। नगोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। जी हाँ, ओजोन डे मनाने के लिए, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल के तहत हुई थी या किस प्रोटोकॉल में हुई थी। सभी कमेंट करें, भी कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल के तहत हुई थी, किस प्रोटोकॉल में हस्तांतरित हुआ था। तो हम बात करें दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड ओजोन डे विश्व ओजोन दिवस पर हर 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई थी। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है। जो राष्ट्रीय हरित कोर होता है, इसका उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना होता है, पर्यावरणीय कानून बनाना होता है, पर्यावरण संरक्षण बनाना होता है या उपरोक्त सभी होता है। सभी कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या होता है, आपका कमेंट क्या कहता है। जरा सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सोच लिया, यहाँ पे करेक्ट आंसर कर लिया तो एग्जाम पर करेक्ट आंसर भी होगा और नंबर भी आएंगे और सिलेक्शन भी होगा। तो राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य है युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताने की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 15वां प्रश्न, फिर अंतिम एक मॉक क्वेश्चन भी लेंगे। माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया। किसने, माधव गाडगिल पैनल ने, जी हाँ सॉरी, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को, हिमालयन क्षेत्र को या गंगा जमुना के मैदान की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माधव गाडगिल पैनल जो है यह पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर। माधव गाडगिल ने पैनल 2011 में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव कब दिया, तो आ सकता है आपको जवाब होना चाहिए 2011 की बात करेंगे। और आइए मॉक क्वेश्चन जान लेते हैं। सभी प्यारे मित्र, 15 में से कितने स्कोर है ये भी कमेंट करेंगे और इस मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है सभी कमेंट करेंगे। और इस मॉक क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट पर लाएंगे कि चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। नागार्जुन, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, सिमिलीपाल उड़ीसा, पलामू झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए संबंधित है। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका स्कोर 15 में से क्या है और इस मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी कमेंट करें, फीडबैक करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, विजिट करते रहें और जाइए चैनल को विजिट कीजिए। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, आपका परिवार है, हमारी फैमिली है, सबका परिवार है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट पर, नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। जय हिंद, वंदे मातरम।